बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 2.4 का मैंने कंप्लीट करवाया था और उनके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया था। अगर आपने पॉलीनो वीडियोस नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको पॉलिनोमियल का चैप्टर्स बच्चों 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और उनके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखे हैं। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड। तो आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो इनको बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ पहले कॉन्सेप्ट एंड देन आपको एक्सरसाइज भी आपको 3.1 कवर करवाएंगे। तो कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको 3.1 में कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। चलो तो देखो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले स्लाइड्स पे क्या है। अच्छा, हमें क्या करना है, यहां से कॉन्सेप्ट समझना है। पहले देखो चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, राइट, जिसमें 2 वेरिएबल्स थे। तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स तो है, पेयर होगा मतलब इक्वेशन का जोड़ा होगा, लाइक दैट। आपका इनका स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए। तो देखो a1x प्लस क्या होता है बच्चों, b1y प्लस क्या हो गया c1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब आप यहां पे देखिए जो a1 है, a1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि a1 की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b1 की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों 0 नहीं होगा जब तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। समझ रहे बात को। अगर मान के चलो ये a 0 हो गया तो एक ही वेरिएबल होगा ना, तो वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए a1 का भी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b1 का भी वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब ये पेयर ऑफ तब ये इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और जब फिर मैं इसी का एक एग्जांपल लेके चलूं, ऐसे देख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहां पे a2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, b2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये बना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। देखो दोनों का जोड़ा बन गया ना, तो ये बन गया पेयर। और यही कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे देखो x और y क्या है, वेरिएबल है दोनों केसेस में। तो दोनों केसेस में ये ध्यान रखना आप कि a1 x हो गया, b1 y हो गया प्लस c1 ये हो गया, और a1 a2 b1 b2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा 0 होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं बनेगा। तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट समझ में आ गया, x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट तो आप अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, उस 2 मेथड को आपको समझना है। तो वो 2 मेथड कौन है वो समझिए। देखिए पहला मेथड जो है बच्चों, या तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड बोल दो, ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है, या फिर इन्हीं को बच्चों ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड बोल दो या फिर ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या समझना है, एल्जेब्रिक मेथड को भी समझना है और ग्राफिकल मेथड को भी समझना है। तो देखो ग्राफिकल मेथड को बच्चों अगर हम समझते हैं तो इसमें 2 कंडीशन होता है। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए 2 मेथड को हमें पढ़ना पड़े, मतलब 3 मेथड इसमें भी है और 3 मेथड इसमें भी है। तो सबको एक एक करके हम समझेंगे। पहला कंडीशन देखो, ग्राफिकल मेथड की बात करें बच्चों तो पहला कंडीशन क्या होता है समझिए, a1 बटे a2 राइट डज नॉट b1 बटे b2, राइट। ये कंडीशन होता है ग्राफिकल मेथड का। अगर ऐसा कंडीशन होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ, यानी 2 लाइन जो बनेगा, ग्राफ का जो 2 लाइन होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अभी हम डिटेल बताएंगे आपको, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पार्टिकुलरली पॉइंट में, ठीक है।
अच्छा, दूसरी ग्राफ की मैं बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, b1 बटे b2 बराबर क्या होगा बच्चों, c1 बटे c2। अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, तो क्या होता है बच्चों, कोइंसिडेंट ग्राफ होता है, कोइंसिडेंट ग्राफ होता है। अभी ये भी आपको डिटेल बताएंगे, जैसे ये ग्राफ है इसी के ऊपर दूसरी भी ग्राफ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट होता है। एक एक करके अभी डिटेल हम बताएंगे। ये जब बच्चों आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना, ये 3.2 में इसके बेस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां पे इंटरसेक्टिंग है, कहां पे वन सॉल्यूशन है, कहां पे मेनी सॉल्यूशन है, ये सारे बातें आएगा आपको एक्सरसाइज 3.2 में आएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा इसमें बच्चों, तीसरा कंडीशन बनेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो जो दोनों ग्राफ जो होता है ना वो पैरेलल हो जाता है, समझ में आया। तो इंटरसेक्टिंग हो गया, कोइंसिडेंट हो गया और तीसरा पैरेलल हो गया। ये तीन फंडामेंटल्स आपको पढ़ने हैं इसके अंडर में। किसके अंदर में, ज्योमेट्रिकल मेथड बोल दो या फिर ये दूसरा नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो दोनों मेथड आपको समझ में आया कि ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर एल्जेब्रिक मेथड की बात करो बच्चों तो इसमें भी तीन मेथड है, तीन मेथड को समझना है। और इसी ये तीन मेथड और ये 3 मेथड, ये 6 मेथड को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो 3 जो एक्सरसाइज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। इसी पे आपको अलग अलग एक चैप्टर्स दे रखे हैं, बाद में जाकर इन सब को मिलाकर के भी एक एक्सरसाइज दे रखे हैं। तो इसीलिए इसमें ज्यादा एक्सरसाइज भी है, तो सारे एक्सरसाइज बच्चों करवाऊंगा मैं आपको। चलिए, तो पहले देख लेते हैं एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड हमें क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। क्या पढ़ना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा जो मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होगा। तीसरा जो है बच्चों वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड को आपको कवर करना है, किसके अंडर, आपको करना है किसके अंदर बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे जो आपके सिलेबस में कटा हुआ है बच्चों, तो फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है। इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। जिससे कि अभी तो सिलेबस में बच्चों कटा है, जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे अगर ऐसे कंसेप्ट आ जाता है तब आप क्या करेंगे, तब तो ये तो नहीं कहेंगे सिलेबस में कटा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, वहां तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसीलिए जो भी सिलेबस कटा है ना बच्चों, आप उनको एटलीस्ट 1 टाइम्स तो आप अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे कि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप ये ना समझे कि मुझे ये आता नहीं है, आप हाँ थोड़ा सा टाइम देकर के उनको और अच्छे से उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसीलिए एक बार तो आप जितने भी सिलेबस रिलेटेड है सब एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लो, क्लियर। चलिए, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई। चलिए, अब इनको क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके हम आपको समझाएंगे और डिटेल्स बताएंगे। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज पे देखो आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब एक एक करके समझेंगे, 3 मेथड हमने समझा, तीनों मेथड के कुछ सब टॉपिक भी है वो भी हम आपको समझाएंगे। चलिए, पहला हम लेते हैं बच्चों, सबसे पहला क्या था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट था, है ना। तो अगर ऐसा केसेस होता है ना बच्चों, तो इसमें सबसे पहला क्या लिखेंगे, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये मैंने आपको समझाया था, जो ग्राफ होगा, क्योंकि 2 लाइन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है ना, A1x क्या होता है, B1y प्लस क्या हो गया, C1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या होता है बच्चों, A2x और B2y प्लस क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। देखो, इसका भी एक ग्राफ होगा और इसका भी एक ग्राफ होगा। तो जब इनका ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कब करेगा, अगर आपके पास 2 इक्वेशन दे दिया जाए और आपको कहता है कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि
ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो आप ये कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। तो A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 अगर आता है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, राइट। चलिए तो अब इसका लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कर जाएगा या इंटरसेक्टिंग ग्राफ कह सकते हैं। और दूसरी बात क्या है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। यूनिक मतलब क्या होगा बच्चों, एक सॉल्यूशन होता है, यानी आप बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन। इनके सारे पे बेस बच्चों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप इनको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। पहला, A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 अगर होता है तो इंटरसेक्टिंग होगा। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट पे, जो आप देख पा रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, या ओनली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं, और कंसिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है ग्राफिकल मेथड के अंडर। अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब देखो दूसरा पॉइंट में हमने आपको क्या बताया था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2। अगर बच्चों ऐसा केसेस होता है तो जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है। इसी ग्राफ के ऊपर ही एक ग्राफ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। समझ आया? ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। और कैसा होगा बच्चों, इसमें जो कोइंसिडेंट होगा और ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, और कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। चलिए मैं इसका पॉइंट यहां लिख देता हूं बच्चों, कैसा होगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो गया, इन्फिनिटी यानी मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं, कोइंसिडेंट कह सकते हैं, और क्या कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंस, है ना, कंसिस्टेंस होती है। तो चार बातें आपको ध्यान रखना है। इन्फिनिटी में ग्राफ, पहले तो आपको ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ होगा, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट, ठीक है। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंस होगा। चलिए तीसरा बात को समझते हैं। तीसरा बात क्या था बच्चों, E1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और डज नॉट C1 बटे C2, ये कंडीशंस था। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। अगर ऐसा केसेस होता है तो जो ग्राफ होता है ना बच्चों, पैरेलल होता है, दोनों लाइन एक दूसरे का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, क्या होगा, पैरेलल, राइट। क्या होगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल होता है तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा बच्चों, है ना। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई सारे कंडीशन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किसका एक सॉल्यूशन है, किसका मेनी सॉल्यूशन है, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए और हो गया। अब दूसरी बात क्या होगा, अब नो सॉल्यूशन, देखो इसमें एक सॉल्यूशन था, इसमें मेनी सॉल्यूशन था, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। तो ये चार बातें, पैरेलल ग्राफ हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंस होगा। तो आई होप ये तीनों बातें आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया। आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से बच्चों नोट कर लो, जैसे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए बढ़े आगे। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब जो है बच्चों एल्जेब्रिक मेथड है। देखो एल्जेब्रिक मेथड में मैंने आपको तीन बातें बताया। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, दूसरा एलिमिनेशन मेथड बताया, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया।
तीनों मेथड आपको बताया और तीनों मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका बच्चों, सबसे पहला मेथड जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, समझिए क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा है, जैसे देखो a1x बढ़ा b1y प्लस c1 इक्वल्स टू क्या बढ़ा 0, और दूसरा इक्वेशन क्या था a2x प्लस क्या होगा बच्चों b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या होगा 0। दो इक्वेशन आपके पास दिया जाएगा, समझ रहे बात को, समझिए ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना और फिर आप उनको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आएगा, वो वैल्यू फिर यहाँ पे लेट्स सी एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। आप यहाँ पे देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, और दूसरा हमने इक्वेशन ले लिया क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया बच्चों 4 ले लिया, ठीक है। देखो हमारे पास दो इक्वेशन बना, एक इक्वेशन तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा। अब हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना है, समझो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें कहीं पे पुट कर देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं जहां से निकालते वही में पुट कर देते, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट, चलो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको हमने सेकंड नाम दे दिया, तो अगर हम फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं ना तो सेकंड में पुट करेंगे, और अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। समझ आया क्या अच्छे से? चलिए तो देखते हैं यहां पे देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 2। अब आप यहां x इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया y। आप इनको चाहे तो थर्ड इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आप यहां पे लिख सकते हैं बच्चों इक्वेशंस, है ना, इक्वेशन यानी इक्वेशन सेकेंड में क्या करना है पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस y। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन, हमने इसको नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है आपको x प्लस y इक्वल क्या दिया है 4। तो सेकेंड इक्वेशन में x के जगह पे हमें क्या पुट करना है बच्चों, ये वैल्यू पुट करना है। तो देखो 2 प्लस y, और ऑलरेडी ये y है ही इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1y और 2y, 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब इसको उस साइड लेकर के जाओ तो 2y इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1। समझ रहे बात को? तो y की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे पुट, क्या करेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस, आप थर्ड में पुट कर दीजिए, इक्वेशंस थर्ड में, राइट। तो थर्ड इक्वेशन क्या था आपके पास x इक्वल्स टू 2 प्लस y था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x इक्वल्स टू 2 प्लस y है। तो अब आप यहाँ पे क्या करना बच्चों 2 और y की वैल्यू क्या आया था 1, पुट करो तो क्या आ गया 3। तो जो x की वैल्यू आया वो आपके पास 3 आ गया, ठीक है, और y की जो वैल्यू आया वो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ये किसके हेल्प से आया बच्चों, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से आया। इसी क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हो, तीनों मेथड से करो या ग्राफिकल मेथड से भी करोगे तो आंसर तीनों का बच्चों सेम ही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने सुना भी होगा अपने टीचर से, अपने अध्यापक से, अपने मदर फादर एंड अपने दोस्तों से भी कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, वो ऐसे ही मेथड होते हैं बच्चों। तो देखो अभी मैंने आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया, अभी हम आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बताएंगे। दोनों जगह आंसर क्या होगा सेम आएगा। समझ गए अच्छे से? चलो आप चाहते हो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो हम आपको बताते हैं इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों। सेम इक्वेशन लेंगे हम,
राइट। क्या करेंगे बच्चों, सेम इक्वेशन लेंगे। अच्छा अपने पास स्पेस तो है नहीं, चलो जी स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसी के दूसरे पेज पर लेके देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है समझिए, दूसरा मेथड को समझिए आप, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों, एलिमिनेट कर देना। क्या करना, एलिमिनेट कर देना। समझिए थोड़ा सा बात, जैसे हमने a1x लिया, b1y लिया प्लस c1 लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिया। अब देखो हमें ये इक्वेशन से एक वैल्यू को या इस इक्वेशन दोनों से इक्वल कर देना है और उसको एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट मतलब गायब कर देना है, जिससे कि हम एक की वैल्यू निकाल पाए। ऐसे समझ नहीं आ रहा ना। चलिए अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था राइट कि x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने 2 लिया था, एक इक्वेशन लिया था, और एक इक्वेशन हमने क्या लिया था, y प्लस 4 लिया था जी, x प्लस वाई, ये हमने दो इक्वेशन लिया था। देखो इसी इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। देखो एलिमिनेट कैसे करना है बच्चों, वो ध्यान दो। सबसे पहली बात देखो, हमें क्या करना होता है ना, ये इक्वेशन में किसी एक को, जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, या x को एलिमिनेट करना चाह रहे हो या y को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसको इक्वल करो दोनों इक्वेशन में। तो ऑलरेडी यहां पे तो बच्चों इक्वल है ही, तो यहां पे हम तो कर नहीं सकते। अगर आपको करना है ना तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। अगर 1 से करना हो, 2 से करना हो, 3 से करना हो, जो भी करना हो, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जो डिजिट होगा वो सब में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल ही है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, y को बच्चों एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। अब सोच रहे हो सर ऐसे क्यों कर रहे हो, हम x को करेंगे, तो x को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज यह ध्यान रखना, ये माइनस और ये प्लस है तो इजी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो एक x और एक x क्या होगा बच्चों, 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 और 2 क्या हो गया 6। अब इसको डिवाइड कर दो तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गया 3 आया। यही आया था ना आपका वहां पे भी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 2। तो हमें क्या करना है बच्चों, y की वैल्यू निकालना है ना, राइट। चलो y की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2, y का वैल्यू माइनस में है और यहाँ पे क्या हो गया माइनस x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है माइनस 3। अच्छा यहाँ चलो यहाँ पुट कर लेते हैं 2 माइनस 3, तो ये रिजल्ट क्या होगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या आ गया 1, देखो आ गया वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो दोनों मेथड समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ गया, एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एल्जेब्रिक मेथड की बच्चों में बात कर लूं तो देखो यहाँ पे a1x प्लस क्या ले लेते हैं b1y प्लस c1 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 0, और यहाँ पे देखो a2x और b2y और c2 इक्वल क्या लेते हैं 0। अब देखो अगर आप यहाँ पे सिंपल इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकेंड अगर मैं मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसके एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए सिंपल हमें x और y के करना होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है ना उसे इक्वल करना पड़ता है। तो देखो इसको अगर हम मान लो हम किसको एलिमिनेट कर देते हैं, b को कर लेते हैं, है ना। इस मेथड का यूज इसमें करना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें b1 से। तो देखो यहाँ पे b1 b2 हो जाएगा और यहाँ पे b1 b2 हो जाएगा। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे, समझ रहे या नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिससे कि स्पेस बन जाएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ये मेथड आपको समझ आ गया ना अच्छे से, या कोई इसमें दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों आप कमेंट करके मुझे बता देना, है ना, जिसके अकॉर्डिंग जब मैं इनकी इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ना एक्सरसाइज 3.2 में, वहां आप बहुत अच्छे से और डिटेल से आप समझ जाएंगे, है ना। बहुत कोई दिक्कत भी नहीं आएगा बच्चों वहां पे।
राइट, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो B2 जो है तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, अब देखो ये क्या हो जाएगा, A1 और B2x, फिर क्या होगा बच्चों, B1 और B2y, और यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2C1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो A1 सॉरी A2 है ना बच्चों, A2 B1x और प्लस क्या हो जाएगा B1 B2y, और यहां पे क्या होगा B1C2 इक्वल क्या होगा 0। अब देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस B से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहां से इसमें सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बताया था सेकेंड चैप्टर में, आपने बहुत अच्छे से समझा है। साइन चेंज करने का, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेकर के आप क्या लिख सकते हो, A1 B2, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए A2 B1। ठीक है, ये पार्ट तो बच्चों कैंसिल ही हो गया, ये पार्ट तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट लिखिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो बच्चों कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं B2C1 माइनस B1C2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट वाले पार्ट को उस साइड लेकर के जाओ, तो x यहाँ पे x A1 B2 माइनस A2 B1, अब इस सभी पार्ट को उधर लेकर के जाओगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, इस सभी पार्ट को उस साइड लेकर के जाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो B1C2 माइनस B2C1 आ जाएगा। अब देखो इसके साथ रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा। तो चलिए x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन क्या होगा बच्चों, A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका क्या हो गया, x का आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इजी वे में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y का बताऊं बच्चों, देखो y का मैं बताऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x को कट करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। अब या तो आप y का निकालो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x को कट करोगे तो y का निकल के आ जाएगा। तो देखो y का मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, है ना, कैलकुलेशन करूंगा और भी ज्यादा होगा, या फिर ये x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह पे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। या डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाऊं तो कैसे होगा, देखो डायरेक्ट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, B1C2 क्या होगा, B1C2 और ये B2C1 अपॉन क्या होगा बच्चों, क्या होगा A2 B1 और यहाँ पे B2 A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो ये आपका y की वैल्यू निकल के आ जाएगा और x की वैल्यू तो अभी आपको मैंने बता ही दिया, B1 राइट C2 और B2C1 अपॉन क्या हो जाएगा, A1 राइट B2 और A2 B1, है ना। तो इस मेथड ये आपके डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। इस इक्वेशन से A1 की वैल्यू पता चल जाए, B1 की, C1 की, A2 की, B2 की और C2 की वैल्यू आपको पता चल जाए, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इस तरीके से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x का कट करके निकाला, वैसे आप y का कट करके निकाल सकते हो, या फिर x का निकाल के y में पुट करके निकाल सकते हो, या y में पुट करके x का निकाल सकते हो। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे इसी के बेस पे बच्चों एक्सरसाइज है तो उनको देखना पड़ेगा, राइट। चलो तो अब आ गया एक्सरसाइज का, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब जो है बच्चों अपने डॉटर से कहते हैं
आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, मतलब आफ्ताब अपने डॉटर से कहती हैं 7 years ago I was 7 times as old as you, मतलब कह रहा है आफ्ताब अपने डॉटर से कह रहा है कि 7 years ago मैं आपके एज से 7 times ओल्ड हो जाऊंगा, ठीक है। वर देन, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, फिर कह रहा है 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent their situations, algebraicals and graphicals. तो ये जो आपको इंटरेस्टिंग सिचुएशन दे रखा है, ये जो आपका एक प्रॉब्लम्स दे रखा है, ये जो आपके क्वेश्चन दे रखा है, आप इनको ग्राफिकल मेथड से, राइट, ग्राफिकल मेथड से या फिर एल्जेब्रिक मेथड से आपको देखना है और सॉल्व करना है। दोनों मेथड सॉल्व करना है। तो पहले तो हम ऐसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड मतलब आपको एल्जेब्रिक मेथड बन जाएगा, और फिर आप इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देना, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलिए एक एक स्टेप्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है तो आफ्ताब का क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ले लेते हैं। आफ्ताब, चलिए लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, ठीक है, क्या होगा बच्चों, x years, ठीक है, and his daughter's age क्या होगा, y years, ठीक है। अब क्या है, 7 years ago, 7 years पहले, मतलब आज हमारा अगर 10 years है बच्चों, तो आज से 7 साल पहले कितना होगा, 3 years ही होगा। समझ लो कि नहीं, राइट, ठीक है। तो चलिए 7 years केस फर्स्ट कर लेते हैं बच्चों, आसानी से समझ पाओगे। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, 7 years ago, अगो मतलब पहले होता है, तो आफ्ताब AFTAB, आफ्ताब प्रेजेंट एज क्या होगा उस टाइम का, है ना। तो क्या होगा बच्चों, x - 7 हो जाएगा, और हिज डॉटर का क्या होगा बच्चों, y - 7 होगा, क्योंकि चेंज होगा तो दोनों में होगा ना। चेंज होगा तो क्या होगा, आफ्ताब में भी होगा और उनके डॉटर में भी होगा, दोनों में चेंज होगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब कह रहे आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 years ओल्ड हो जाऊंगा। 7 times मतलब मल्टीप्लाई, तो अब यहां पे देखिए बच्चों, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो x - 7 इक्वल 7 times y - 7 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब तुमसे मैं 7 times ओल्ड हो जाऊंगा। तो ये रहा इक्वेशन। तो x - 7, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7y, 7 7 जा 49। अब आप इसको इधर लेके आना, x - 7y, और इसको भी इधर लेकर के आ जाओगे तो 49 में से 7 लेस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, सॉरी 42, तो इक्वल 0। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, एक इक्वेशन बना, x - 7y प्लस 42, ये आपका एक इक्वेशन बना, ठीक है। अब चलिए फिर क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड केसेस में 3 years from now, 3 साल बाद, राइट, 3 साल बाद। केस सेकेंड ले लेते हैं, तो आफ्ताब AFTAB, आफ्ताब प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज कितने बाद, 3 years के बाद है ना बच्चों, तो x प्लस क्या लिखेंगे, x + 3 हो जाएगा। आप यहां पे चाहो तो लिख दो 3 years from now,
फ्रॉम नाउ, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ तो प्लस हो जाएगा, अब ताप का हो जाएगा x प्लस 3। और हिज डॉटर का जो एज होगा बच्चों कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 times older, 3 times as old as you, तो ATQ x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 times y प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल 3 times y प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। अब आप इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, माइनस का 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, दूसरा इक्वेशन, है ना। तो 2 इक्वेशन बन गया आपको, और ये आपने क्या किया बच्चों, अलजेब्रिक इक्वेशन आपने बना लिया। जो स्टेटमेंट दे रखा था, जो सिचुएशन दे रखा था, उनके अकॉर्डिंग हमने 2 इक्वेशंस बना लिए। अब क्या करना है, हमें इसको ग्राफ पे शो करके दिखाना है। तो ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए, x के भी 2 वैल्यू चाहिए, y के भी 2 वैल्यू चाहिए, तब जाकर के आप ग्राफ पे एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन का। तो दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए पहले हम इसका क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, वो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, हम रिटेन कर लेते हैं। रिटेन क्या करेंगे, देखो पहला इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस 7y इक्वल क्या था, प्लस 42 था। और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन जो था बच्चों वो क्या है अपने पास, दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशंस थे। चलो, तो अब इनमें आपको पता है एक वैल्यू हमें रखना पड़ता है। अगर मैं x की वैल्यू रखूं तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जब y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत प्रैक्टिस करे हैं, राइट। चलो, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों पुट क्या कर लेते हैं, मान के चलो x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, चलो y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू बच्चों अगर हमने 7 ले लिया तो क्या आएगा, एक मैं करके दिखाता हूं, देखो 7 into 7 और प्लस क्या हो जाएगा 42 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे करोगे तो x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 49 और प्लस क्या हो जाएगा 42। तो इसमें से लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस का 7 इक्वल क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 आ गया। तो ये आपका 7 आया। तो आप इसी तरीके से आप टेबल बना लें कुछ इस तरीके से बच्चों, है ना। हमने ये टेबल बना लिया जिससे कि आप समझ पाएंगे, ये x हो गया और ये y हो गया। तो अब देखो हमने यहाँ y की वैल्यू 7 लिया था तो x भी 7 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमने y की वैल्यू 7 लिया तो x भी 7 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर बच्चों में y की वैल्यू 0 ले लो, देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसको 0 बना देगा, और ये 0 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक है। जब y की वैल्यू हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या होगा प्लस है, इसको उस साइड लेकर के जाओगे इक्वल टू 0 भी तो है, इक्वल टू 0 है ना, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस का 42 निकल के आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपके पास बन गया, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, बाकी आप बढ़ा भी सकते हो। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे भी पॉइंट बना लें अच्छे से। इसी तरीके से आप चाहो तो सॉल्व करके बना लो, या फिर आप डायरेक्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मैं वैसे डायरेक्ट ही यूज करूंगा। चलो देखते हैं, x ले लिया हमने, y ले लिया। अब देखो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पहले केस में हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो ये किसको बना देगा 0 बना देगा। 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा 6 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या होगा माइनस का 6, ठीक। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, सॉरी x का बच्चों अगर हमने 0 लिया तो ये 6 क्या होगा उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 जाएगा, और माइनस से 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा।
ये आपका 2 निकल के आ गया। तो देखो एटलीस्ट हमने क्या किया बच्चों, 2 पॉइंट्स तो ले लिया, 2 पॉइंट्स हमने बना लिया। आप भी ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो, है ना। क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका सॉल्यूशन भी बच्चों बहुत ज्यादा हो सकता है। समझ रहे बात, राइट। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो इसमें तो ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों, बट फिर भी हम क्या करते हैं, आपको एक जो है एस्टिमेट ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। आप ऐसे बनाना, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। हम एक एस्टिमेट, रफली एस्टिमेट जिसको कहते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। आप स्केल और पेंसिल से ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाना, ठीक है। चलो यहां पे देखो, मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं। देखिए, ये जो है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये माइनस एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये आपका वाई डैश होता है। इस साइड हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इस साइड हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। इस साइड हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स पे भी 7 जाना है और वाई पे भी 7 जाना है। तो x पॉजिटिव है तो मान के चलो हम यहाँ पे आ गए 7 ले लिए, और y पे भी 7 जाना है तो ये आ जाएगा। यानी ये जो दोनों पॉइंट आएगा ना बच्चों, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो y पे 0 है, तो y पे 0 और x पे -42। इट मीन जो ग्राफ जाएगा ना बच्चों, यानी इधर माइनस का, चलो मान लो इधर ले लेते हैं -42, और x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, 0। तो y की वैल्यू 0 तो इसी ग्राफ पे होगा, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब आप इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे आप पॉइंट ऐसे मार्क करके लिख देना। क्या यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, x की -42 और y की 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 7 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हाईलाइट कर देना। ये तो किसका ग्राफ हो गया, ये जो है बच्चों x क्या आया, x -7y + 42 है बच्चों, 42 इक्वल्स 0, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ करना, मैं रफली आपको पहले ही बता दिया कि मैं रफली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, प्रॉपर स्केल से नहीं बना रहा हूं, है ना। चलो अब आप इसको शो करोगे, तो देखो y पे 0, x पे -6 है, तो -6 तो कुछ इस तरीके से मान के चलो इधर होगा, ठीक है। अब देखो x पे 2 है और y पे क्या है, सॉरी x पे 0 है, y पे 2 है, तो y पे 2 क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे मान के चलो। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ भी ऐसे जाएगा, ये ग्राफ भी ऐसे जाएगा। और यहाँ पे आप शो करके लिख देना, यहाँ पे आप क्या करना, इस पॉइंट को अच्छे से लिख देना। देखो ये पॉइंट को अगर बच्चों लिखोगे तो क्या आया था आपके पास, -6 और 0। और ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो x का क्या था, 0, और y का क्या था, 2, तो इस तरीके से आया। और इस ग्राफ को आप लिख जरूर देना कि ये है किसका ग्राफ, तो x -3y + 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये ग्राफ आप लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, बना लिया आपने। तो ये पॉइंट बना लेना, पॉइंट बदल भी सकता है, मैंने कुछ और वैल्यू लेट किया, कुछ और आया, आप लेट करोगे तो हो सकता है कुछ और आएगा। समझ रहे बात को, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900 लेटर, मतलब बाद में सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स फॉर ₹1,300 represent this situation algebraically and geometrically। तो यहाँ पे भी बच्चों वही क्वेश्चंस कह रहे हैं आपको कि पहले आप इक्वेशन क्रिएट करो और फिर ग्राफ करना। तो ग्राफ आपको समझ आ गया, मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ और आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर आपको ग्राफ खुद ही ड्रा करना है। चलिए कर देता हूं। अब यहां पे देखो क्या करना है, पहले लेट कर लेते हैं, लेट। अब कह रहे हैं कि 3 बैट एंड लेट कोस्ट, है ना, लेट कोस्ट बैट, कोस्ट ऑफ अ बैट तो मान लेते हैं ₹X है, ठीक है, और कोस्ट ऑफ
इसका y रुपीज मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, बैट का जो कॉस्ट है ना बच्चों BAT, बैट का कॉस्ट हमने क्या ले लिया x और बॉल का कॉस्ट हमने क्या ले लिया y। एक बैट का कॉस्ट x रुपीज लिया और एक बॉल का कॉस्ट, तो हमें क्या कह रहे देखो 3 बैट और 6 बॉल, तो क्या हो जाएगा आप यहां पे देख पा रहे होंगे 3 बैट और प्लस 3 बॉल, 3 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो कितना है बच्चों 3900 है ना। तो एक बैट का तो हमने x ले लिया, इसका y ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3x, अच्छा 6 है बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 बॉल है तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 39। अब आप इसमें देखिए तीन कॉमन आ रहा है, तो जब आप 3 कॉमन लेके उड़ाएंगे बच्चों तो 3 कॉमन ले लो तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y, राइट, और इक्वल यहाँ पे क्या होगा 3900, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 3 9, ये 30, तो कितना हो जाएगा 339, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये आपका क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना, आप सेम उसी प्रोसेस से इसका भी आपको वैल्यू निकालना है, ये x ले लेना और ये y ले लेना, अभी आपको बताएंगे थोड़ा, राइट। चलो अगला देख लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, लेटर मतलब बाद में, C बाय अनदर बैट, मतलब फिर उन्होंने एक बैट और 3 मोर बॉल खरीदा, तो क्या होगा बच्चों एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, है ना, और दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना दिया बच्चों 1300, 1300 रुपया फिर उन्होंने पे कर दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, इसका तो हमने x लिया और इसका हमने y लिया, तो ये हमारा इक्वेशन बना 1300, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, और ये 2 पॉइंट बना करके आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ये x ले लो और ये y ले लो, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या करें, चलिए देख लेते हैं। देखो अगर हम y की वैल्यू क्या कर लेते हैं बच्चों, अगर मैं 0 करता हूं, ध्यान दो y की वैल्यू आप और भी वैल्यू लेट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली लेट कर रहा हूँ। y की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो ये क्या बना देगा इसको 0, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा वही 1300 आ जाएगा, लो 1300 आ गया, ठीक है। अब आप देखो क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में हमको आता है, ठीक है। अब अगर बच्चों x की वैल्यू मैं 0 ले लूं, x की वैल्यू अगर 0 ले लेता हूं तो इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो 1300 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 650 आ जाएगा। तो ये तो आपका 2 वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब इस दोनों वैल्यू को ग्राफ पे पुट करना आपका काम है, और उस ग्राफ पे इक्वेशन का नाम लिखना ये आपका ड्यूटी है, राइट। कर लेंगे, आप कर लेंगे, ओके चलो ठीक है, कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब आप यहां पे देखिए इसका वैल्यू निकाल देता हूं मैं। जब अगर बच्चों y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, देखो यहां पे अगर 0 पुट करोगे तो क्या बन देगा 0, और इसको इधर लेकर के जाओगे तो क्या होगा 0, यानी 1300 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा इटसेल्फ आएगा, तो ये 1300 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर बच्चों मैं यहां पे x की वैल्यू 0 ले लूं तो y का क्या हो जाएगा, सीधा बच्चों 1300 अपन में क्या हो गया 3, इसको डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके पॉइंट पे लिख देना। तो आपने इस इक्वेशन का भी पॉइंट में बना दिया और इस इक्वेशन का भी पॉइंट बना दिया। तो आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है, समझ आ रहा है। 0 13 आप एक अप्रोक्सीमेटली रैंडमली ले लेना वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग पुट डाउन कर देना, तो कर देंगे आप अच्छे से। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो ठीक है बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, the cost of 2 kg of an apples and 1 kg of grapes on a day was founded to be rupees to be कह रहा है 160. After a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300.
रिप्रेजेंट द सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यहां पे भी वही बच्चों है, सेम है, आपको पहले इक्वेशन क्रिएट करने हैं, फिर इसके पॉइंट्स निकालने हैं एंड फिर इनको ग्राफ पे पुट कर देना है, राइट। तो एक काम आपको दे के जाऊंगा मैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, है ना, और इसका ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। तो वन एप्पल का कॉस्ट एक्स रुपीज ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वन ग्रेप्स इसका वाई रुपीज ले लेते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 2 एप्पल्स है बच्चों और 1 kg ग्रेप्स है, तो 2 kg यानी 2x और 1 kg यानी 1y, दोनों मिलाकर के कितना पे करते हैं, 160 रुपीज पे करते हैं, ठीक है। यानी फाइनली जो इक्वेशन बना x प्लस y इक्वल क्या हो गया, 160 बन गया, ठीक है। अब अगर यहां पे देखो, फिर वो क्या करता है, आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स, 4 kg तो 4x, 2 kg ग्रेप्स तो 2y, दोनों मिलाकर के वो 300 पे करती है। तो अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, इसमें कॉमन भी आ रहा है आपका 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस y इक्वल क्या होगा, 300। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 150 आ जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 150। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप इसका पॉइंट निकालिए। चलिए मैं पॉइंट निकाल देता हूं, पॉइंट निकाल देता हूं आपका, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये x लिख लिया हमने बच्चों और ये y लिख लिया। अब देखो y की वैल्यू बच्चों अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या होगा, 0 को उधर लेके जाओगे तो इटसेल्फ आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 80 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब अगर बात चलो, अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो इसको 0 बना देगा, और 0 को उधर ले जाओगे तो इटसेल्फ आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका आपको ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहां पे भी आपको सेम अप्लाई करना है। अगर वैल्यू में y की वैल्यू अगर बच्चों मैं 0 ले लेता हूं इस केस में, तो ये 0 उधर जाएगा तो इटसेल्फ आ जाएगा। फिर आप ये 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 75 दूना 150, है ना, 75 आ जाएगा 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है। चलिए अब अगर y की व x की 0 लेते हो तो इसको 0 बना देगा और ये पार्ट उधर जाएगा तो इटसेल्फ आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन के इक्वेशन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन के ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको एक काम करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देना है और एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिख देना है। ये y की पॉइंट है, ये x की, ये y की पॉइंट है और ये ये y की पॉइंट है और ये x की पॉइंट है, और ये पॉइंट लिख करके एक लाइन ड्रॉ कर देना है स्केल से और उस इक्वेशंस का नेम लिख देना है। अगर इस लाइन का इक्वेशन है तो ये लाइन का इक्वेशंस लिखेंगे, और इस लाइन का इक्वेशन है तो इस लाइन के इक्वेशंस लिखेंगे। समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कर लेंगे आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये क्या होता है, आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ये भी आपको कंप्लीट हो गया। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।